सो हाय गाइस। हाँ, तो हम आज फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट का क्लास 10 के लिए जो चैप्टर नंबर 1 है वो है इन्वेस्टमेंट बेसिक्स, वो स्टार्ट करने वाले हैं। आई एम स्टार्टिंग विद क्लास 10 बिकॉज क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स है एंड दे नीड दिस वीडियो ऑन अर्जेंट बेसिस. So if you have any doubts, you can contact me you can write your doubts in the comment section and I will reply to it surely. Okay. So ये एज द नेम सजेस्ट इन्वेस्टमेंट बेसिक्स, ये चैप्टर आपको बताएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों, कब, कैसे, कहाँ करना चाहिए, व्हाट इज़ द नीड, आपका फ्यूचर इससे सिक्योर होना, व्हाटएवर, वो हम चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं. ओके. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड ऑल्सो आप अपना नोटबुक्स अपने साथ रखिए क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें ही बताऊंगी और अलग से एक वीडियो भी डालूंगी. सो ये जो क्वेश्चन है, पहला ही जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको 1 मार्कर्स में क्वेश्चन आ सकता है. सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द मनी यू अर्न इज पार्टली स्पेंट एंड रेस्ट इज सेव फॉर द फ्यूचर एक्सपेंसेस. जो मनी आप अर्न करते हो वो थोड़ा सा आप स्पेंड कर देते हो, थोड़ा सा आप सेव कर लेते हो अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए. ठीक है. जो जो आप मनी जो सेव कर रहे हो, जो आप सेव कर रहे हो, आप सेविंग्स को आइडल्स रखने से अच्छा है आप उसको कोई इन्वेस्ट कर दो जहाँ से आपको क्या मिलेगा, रिटर्न फॉर फ्यूचर. ठीक है. तो इस कंसेप्ट का क्या मतलब हुआ, जो मनी आप अर्न कर रहे हो वो आप या तो स्पेंड कर रहे हो. ठीक है. जैसे आपको 100 रुपीज़ मिले, अपने 40 रुपीज़ स्पेंड करके अपने 60 रुपीज़ फ्यूचर के लिए रखिए. सच है, आपके मम्मा का, पापा का, किसी का भी बर्थडे आ रहा है, आपको उनके लिए गिफ्ट लेना है, आपने थोड़े से पैसे बचा के रखे, दैट इज सेव्ड मनी. तो सेव्ड मनी को कहीं ऐसे ही रखने से अच्छा है, मतलब उसको लॉकर में रखने से अच्छा है, उसको बचा के रखने से अच्छा है आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो. ऑब्वियस सी बात है, एज अ किड यू कांट इन्वेस्ट, बट फॉर फ्यूचर में आपको फ्यूचर ही आपको चैप्टर बताना चाहता है कि सेविंग को बैंक में मतलब अपने पास रखने से अच्छा है आप कहीं रख दो. इसलिए सेविंग्स अकाउंट का कॉन्सेप्ट आया है कि आपके पास जो अमाउंट है उसको आप बैंक में डालो और बैंक आपको ईयरली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे उस पर आपको इंटरेस्ट देती रहेगी. ठीक है. इसी चीज़ को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? द मनी वी अर्न is partly spent and rest saved. So instead of savings, we may like to use that savings in order to get return in future. This is called investment. ठीक है. अब now the question arises, why should one invest? इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए किसी बंदे को? ठीक है. ये आपका why should one invest में भी आ सकता है और ये आपका advantages में भी आ सकता है, ये वाला कि what are the advantages of investment. ठीक है. सो पहला क्या है, आपको easy रिटर्न मिलेगा. कैसे इजी रिटर्न मिलेगा? आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आपने उसको बैंक में अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल के रख दिए, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा. आइडल ही तो है वो, एट द एंड वो जो मनी है वो आइडल पड़ा हुआ है. जनरेट अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफिक गोल इन लाइफ. ये कैसा हुआ? फिक्स्ड डिपॉजिट्स. फिक्स्ड डिपॉजिट्स में क्या होता है, आप एक लमसम अमाउंट बैंक में रख देते हैं और उसके बाद वो लमसम अमाउंट पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट. और वो फिक्स डिपॉजिट आपका फिक्स रहता है फॉर 13 ईयर्स, लाइक 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स. फिर 5 या 10 ईयर्स के बाद आपको जो है वो स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी जो है वो आपको मिल जाता है. और क्या होता है? मेक अ प्रोविजन फॉर अनसर्टेन फ्यूचर. आपको पता नहीं है फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा, डिफ्लेशन होगा. फॉर दैट आप एक प्रोविजन बना के रखते हो, हाँ, कि अगर कल को कुछ हुआ, जैसे कोविड में बहुत लोगों की जॉब गई थी, ठीक है, तो उन लोगों का खर्चा कैसे चल रहा था? क्योंकि उन्होंने सेविंग्स रखा हुआ था, दैट्स वाई. ओके. So now one of the important reason why one needs to invest is wisely to meet the cost of inflation. जैसा मैंने आपको बताया, cost of inflation को bear करने के लिए. इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस. ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इन्फ्लेशन वाला है. ठीक है. जो इन्फ्लेशन वाला है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे. The cost of living is simply what is cost to buy goods and services you need to live. मतलब जो चीज़ आपको आज 5 रुपए की मिल रही है वो आज से 10 साल बाद आपको 10 रुपए या 15 रुपए की मिलेगी, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो रेट है, मतलब जिस रेट से आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है वो इन्फ्लेशन होता है. ठीक है. और नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग आपको कब स्टार्ट करनी चाहिए?
इन्वेस्टिंग द सूनर वन स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग इज द बेटर, मतलब जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेटर होता है। बाय इन्वेस्टिंग अर्ली यू अलाउ योर इन्वेस्टमेंट्स मोर टाइम टू ग्रो, मतलब अगर आप पहले ही इन्वेस्ट कर देंगे तो आपकी जो मनी है आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो और थोड़ा जल्दी ग्रो कर सके। ओके, सो वेयर बाय द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग इंक्रीज, ये हम चैप्टर के बाद में है कि मनी कैसे ग्रो करता है। ये इंक्रीजेस कि कैसे इंक्रीज करता है, बाय अकोमुलेटिंग द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट एंड और डिविडेंड यू अर्न ऑन इट ईयर एंड ईयर आफ्टर। ओके, तो थ्री देयर आर थ्री गोल्डन रूल्स। ये जो थ्री गोल्डन रूल्स है ना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है, या तो आपको एमसीक्यू फॉर्म में दे देंगे। ये आपको याद रखना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स में ही आपका एग्जाम बन के आता है। पहला क्या है, इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। क्या है ये, ठीक है, क्या है आपका, इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, सो व्हाट केयर शुड वन टेक व्हाइल इन्वेस्टिंग, मतलब आपको क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के टाइम। बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट वन मस्ट इंश्योर टू, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बोल देंगे इन्वेस्टिंग के मतलब प्रिकॉशंस वाइल इन्वेस्टिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिकॉशंस वाइल इन्वेस्टिंग। ओके, सो पहला क्या है, ऑब्टेन रिटन डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या करना है, आपको जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स है आपके पास हमेशा रिटन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में रहना चाहिए। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ ए टू जेड लिखा हो, मैच्योरिटी पीरियड, आपको सम एश्योर्ड, वो सब आपको मैं बाद में बताऊंगी। मैच्योरिटी, सम एश्योर्ड, आपको कितना पेमेंट करे कितना मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने ईयर के लिए, सब कुछ। ओके, रीड एंड अंडरस्टैंड सच डॉक्यूमेंट्स, उस डॉक्यूमेंट्स को आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को रीड और समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। बहुत बार तो इन्वेस्ट करने से पहले लोगों को बहुत बड़े बड़े मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हायर करना पड़ता है उन डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए। वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब लेजिटिमेसी मतलब कि जो जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो किसी फर्म में कर रहे हो, किसी बैंक में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट का लेजिटिमेसी देखना है, मतलब कि वो लेजिट है या नहीं, वो रियल है या नहीं, वो सच्चाई है या नहीं, जो भी इन्वेस्टमेंट पे दिखा रहा है। ये नहीं कि आपको 10% बोल रहा है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे, उसमें उन्होंने बोला कि फ्लोटिंग चल रहा है इसलिए इन्वेस्टमेंट पे हम कम इंटरेस्ट दे रहे हैं, फिर उन्होंने 10 से सीधा 6 कर दिया या 7 कर दिया। ठीक है, आपको लेजिटिमेसी देखना है कि वो कंपनी लेजिटिमेट है या नहीं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो बोल रही है वो लेजिटिमेट चीज है या नहीं। ठीक है, फाइंड आउट द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड, मतलब आपको सब कुछ देखना है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको कितनी कॉस्टिंग लग रही है, आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहा है। रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, रिस्क रिटर्न मतलब आप जितना रिस्क ले रहे हो आपको उतना रिटर्न मिलेगा या नहीं। आप जो इन्फ्लेशन का रेट है या फिर कोई भी इंटरेस्ट रेट है, आप जितना रिस्क ले रहे हो आपको उस इन्वेस्टमेंट पे उतना रिटर्न मिलेगा या नहीं। नो द लिक्विडिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स, लिक्विडिटी मतलब कितने जल्दी जो आपका आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वो आपका कितने जल्दी जो है कैश में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स मतलब व्हाट इफ आपको लॉस हुआ, तो लॉस होने पे आप क्या करोगे। ओके, ascertain if it's appropriate for your specific goals। आपने कोई गोल बनाया, आप आपको बाहर अब्रॉड में स्टडी करने जाना है, ठीक है, मान लो आपके पेरेंट्स ने गोल बनाया कि हाँ मेरे को अपने बच्चे को बाहर अब्रॉड में स्टडी करने के लिए भेजना है, तो ऑलमोस्ट आपको उसका खर्चा आएगा 50 से 60 लाख तक। ओके, तो उसके लिए आपके पेरेंट्स ने बना रखा होगा पहले से ही कुछ ना कुछ, जैसे पॉलिसी बना रखी होगी या कुछ भी बना रखा होगा। तो आपके पेरेंट्स पहले देखेंगे कि आफ्टर आपको 10 या फिर 15 ईयर्स के बाद आपको उतने पैसे वापस मिल रहे हैं या नहीं, कि जो 50-60 लाख है वो इन्वेस्टमेंट करने पे इतने पैसे आपके पेरेंट्स को मिलेंगे या नहीं। फिर उसके बाद कंपेयर दीज डिटेल्स विद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है अदर बैंक्स में या अदर चीज़ों में, आपको मतलब बाकी एक कंपैरिजन क्या होता है, एक को दूसरे से कंपेयर करना, तो इसका मतलब आपको जो अभी इन्वेस्टमेंट इस वाले बैंक में मिल रहा है वो दूसरे बैंक में मिलेगा या नहीं। एग्जामिन if it fits with other investment you are considering or you have already made,
मतलब मान लो आपकी इनकम है 50,000 रुपीज़, ठीक है? आपने कहीं एक एसआईपी खोल रखी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आपका मंथली 10,000 जा रहा है, ठीक है? और आप जैसे मैंने बताया आपके पेरेंट्स को 50-60 लैक्स चाहिए, तो वो पहले देखेंगे कि मेरा 50,000 में से 10,000 जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक 20,000 का एसआईपी खोलती हूँ या शेयर्स खरीदती हूँ, व्हाटएवर, वो चीज़ मेरा ये 50-60 लैक्स जो मेरे को चाहिए वो फुलफिल करेगा या नहीं, है ना? आपको जो आपने गोल्स बना रखे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट तैयार कर रखा है, आपको देखना तो पड़ेगा कि आप जो आपने एसआईपी का प्लान खोला है, आप उसमें पैसे बाद में भर पाओगे या नहीं। डील ओनली थ्रू एन ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कौन होता है? जो आपके बीच में और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके बीच में जो प्रोफेशनल आप हायर करेंगे फॉर इन्वेस्टिंग, वो जो इंटरमीडियरी है वो सेबी या फिर जिस बैंक से है वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए, मतलब उस बैंक से या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए। सीक ऑल क्लैरिफिकेशंस अबाउट द इंटरमीडियरी एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इंटरमीडियरी आपके बीच में है उसके बारे में और जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उन दोनों चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से क्लैरिफाई करना होगा, या तो बैंक से या फिर ऑनलाइन। आजकल तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है ना? एक्सप्लोर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू इफ समथिंग वर टू गो डाउन एंड देन इफ सेटिस्फाई मेक द इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आपको लॉस होता है या फिर कुछ भी गलत होता है, कल को बैंक बंद होता है, मतलब बैंक कंगाल हो जाता है, देन आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वो सब चीज़ें आपको देखना है। So this is also called as 12 steps, important steps of investing. क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है व्हाट आर द 12 important steps of investing, ठीक है? अब आपको ये तो पता है कि आप पैसे रखते हो आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो व्हाट इज इंटरेस्ट, है ना? इंटरेस्ट तो हर जगह यही बोलते हैं कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट तो मिलेगा, बट इंटरेस्ट होता क्या है, सॉरी, इंटरेस्ट होता क्या चीज़ है? When we borrow money, we are expected to pay for using it. जब हम कहीं से पैसे लेते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो पैसे हम यूज कर रहे हैं उस पे हम थोड़ा उनको पैसे रिटर्न दें, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। ये जो है ये आपकी डेफिनेशन होगी, ठीक है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट की आपकी डेफिनेशन ये है, इंटरेस्ट इज द अमाउंट चार्ज टू बोरोअर फॉर द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग द लेंडर्स मनी। इसलिए बैंक हमको इंटरेस्ट देती है क्योंकि बैंक हमसे जो पैसा लेती है वो पैसे लेके वो किसी और को लोन देती है, फिर वो लोन उससे जो लोन पे इंटरेस्ट लेती है उससे कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट हमको प्रोवाइड करती है। इंटरेस्ट इज यूजुअली कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल बैलेंस। प्रिंसिपल बैलेंस मतलब जैसे मेरे पास 10 lakhs थे, ठीक है? 10 lakhs से मेरे को मिल रहा था 7% इंटरेस्ट मिल रहा था, ओके? मेरे को मिल रहा था 7% इंटरेस्ट ऑन ईयरली बेसिस। 10 लाख के 7% क्या हुआ? 7,000, जितना भी हुआ छोड़ो। ठीक है, जितना भी 7% इंटरेस्ट हो रहा है उसका 7% इंटरेस्ट हमें मिलेगा, मतलब 10 lakhs नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा 7% इंटरेस्ट जो भी होगा उसका। द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड, the percentage rate may be fixed for life of the loan. It may be variable depending on the terms of the loan. ठीक है, टर्म्स ऑफ द लोन के हिसाब से जो है पैसे जो है वो चेंज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हुआ, तो हो सकता है वो बोलते फ्लोटिंग है तो हमारा तो अब परसेंटेज कम हो गया, अब हम 10 की जगह 7 दे रहे हैं, 7 की जगह 5 दे रहे हैं, ओके? नाउ द व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसको आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है? When we talk of interest rates, there are different type of interest rates: rates that bank offer to the depositors, rates that they lend to their borrowers, and rates at which government borrows in the bond government, okay? तो आज का ये जो टॉपिक है यही वाला टॉपिक तक हम करेंगे, ये है हमारा लास्ट टॉपिक। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। द रेट एट विच गवर्नमेंट बोरोज द बॉन्ड, ये अलग चीज़ है, मतलब जो बैंक है वो हमको अलग इंटरेस्ट रेट देता है, या गवर्नमेंट बैंक को अलग इंटरेस्ट रेट देता है, ठीक है? बैंक लेंडर्स को अलग देता है, बैंक जिनसे पैसे लेता है उनको अलग इंटरेस्ट रेट देता है, ठीक है? तो देयर आर सम फैक्टर्स दैट गवर्न दिस इंटरेस्ट रेट्स, मतलब जो देयर आर सम फैक्टर्स जो इस इंटरेस्ट रेट को गवर्न करते हैं, मतलब जिससे इस इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ता है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं।
ठीक है, देयर आर सम फैक्टर्स। पहला है डिमांड फॉर मनी। मान लो इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है, ठीक है, और लोग लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन लिया जा रहा है, उससे क्या होता है, मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो डिमांड अगर मनी की ज़्यादा होती है, लोन की डिमांड ज़्यादा होती है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपका उस टाइम पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स, अगर गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स हमसे ज़्यादा कर रखा है, मतलब डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, तो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे ताकि लोग जो है ज़्यादा पैसे लें। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी इज मतलब सप्लाई ऑफ मनी कि हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में मनी का क्या फ्लो चल रहा है। अभी मनी, अगर गवर्नमेंट, अगर मनी अभी जैसे मनी जो प्रिंट होता है वो हमेशा प्रिंट नहीं होता, कुछ टाइम पे ही प्रिंट होता है। तो अगर मनी का सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों के पास तो पैसे हैं ना, या फिर अगर पैसे नहीं होंगे तब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। जैसे कि फर्स्ट, ये सारे जो पॉइंट्स है ना बच्चों, ये सारे ना इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। ये आ गया इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट मतलब लोगों के हाथ में पैसे नहीं है तो इसका मतलब डिमांड मनी की ज़्यादा होगी, है ना। The Reserve Bank of India and government policies which determine some of the variables are mentioned below. Mentioned above, sorry. मेंशन, ये क्या मैंने बोला ना, ये सारे पॉइंट्स जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज विच डिटरमाइन, गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब अगर गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन डिक्लेयर कर दिया, डिफ्लेशन डिक्लेयर कर दिया, तो उसकी वजह से ये जो 3-4 पॉइंट्स है ये अफेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब गवर्निंग आपके पास अथॉरिटी कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ओनली डिसाइड वेदर द इकोनॉमी इज इन इन्फ्लेशन और इन डिफ्लेशन। वो भी कहाँ से वो भी उनको कहाँ से पता चलता है, मनी का सप्लाई कैसा हो रहा है इकोनॉमी में। जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स ली होगी वो, उनको ये समझ आ रहा होगा माइक्रो एंड मैक्रो के बीच, मैक्रो का टॉपिक है ये। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन सब में से कोई भी, आपको इन सब टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो यू कैन रीच आउट टू मी वाया कमेंट सेक्शन। ओके, स्टे हैप्पी, बाय।